कई लोगों का ऐसा होता है कि व्हेन दे आर डूइंग अ जॉब वो लेजी टाइप हो जाते हैं या यार ठीक है इसी में हम रहते हैं. व्हाट अबाउट दैट? क्योंकि जो टेक वर्ल्ड है वो तो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है. Every 2-3 years, you need to reinvent yourself. When you have become so comfortable in just being a developer, today's world in 2024 where AI is all over the place, हर 2-3 साल में कुछ नया तो सीखना ही पड़ेगा. अगर आप नहीं करोगे तो पीछे से पड़ने वाली है. कई यंगस्टर्स में मैं ये भी चीज देख रहा था कि डोंट वर्क हार्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा और काम आपको दिया जाएगा. अगर आप यंग हो और आपको ये एक प्रॉब्लम लग रही है, यू आर wanting to be in a comfort zone. आज की तारीख में एक बहुत बिलीफ है लोगों में that I should take a break. अगर आप ब्रेक ले रहे हो knowingly, you should know the merits on which you will come back and people will hire you. आप सोचो कि मैं रिज्यूमे में डाल दूंगा LinkedIn में को बड़ा कॉल आने शुरू हो जाएंगे, नहीं होगा. एटलीस्ट 9 to 12 months में यू शुड गो टू द मार्केट. मतलब आपको मार्केट पे जाके एटलीस्ट अपना रिज्यूमे फ्लोट करके इंटरव्यूज देना है. पता चलता रहेगा मार्केट पे क्या चल रहा है, आपको कितने कॉल्स आ रहे हैं, आप कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं. What is the typical salary in India of a software engineer? मैनेजमेंट कंसल्टिंग के लिए तो लोग 30-40 लाख का भी स्टार्ट दे देते हैं. इन अ सर्विस वर्ल्ड यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड एंड देन 2-3 years में यू कैन जस्ट मेक इट. Some people अगर वो पार्टी वगैरह में नहीं जाते तो दे फील इनसिक्योर कि यार अगर नहीं जाएंगे तो नेटवर्किंग नहीं होगी. बिकॉज ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स जो दूसरा बंदा है उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी. There are scenarios where politics may be happening. How a person can grow in IT industry purposes to get more salary. There are people who started with 4-5 lakhs, so they directly went from 5 lakhs to let's say 15 lakhs or 17 lakhs. Let's understand this. ओके, तो आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है आनंद, जिन्हें 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है IT इंडस्ट्री में. इन्होंने IT में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम किया है, प्रोग्राम मैनेजर का काम किया है और सर्विस डिलीवरी मैनेजर भी रहे. सो आई होप कि आप इनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट. ओके आनंद, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक इज इट गुड टू बी नाइस इन लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड? In the corporate world, actually, this term "nice" is very broad. Okay, so let me put it in a little different way. So there are a lot of people who believe that they will just come and do the right thing, and for that they will get the right output. What I mean is कि जैसे बहुत सिंपल लोग होते हैं जो सोचते हैं मैंने अपना काम ठीक ठाक किया, मैंने अपना काम किया, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा. ओके, बट वैसा नहीं होता. अगर आप एक छोटी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे लेट से बहुत कम एम्प्लॉयज़ है, 10-15 ही एम्प्लॉय है, तो चांसेस है कि कंपनी का ओनर भी आपको पहचानेगा, राइट, और आपको डायरेक्ट उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, तो विजिबिलिटी भी रहेगी. बट कॉर्पोरेट में जहाँ पे कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं, एक एक मैनेजर के अंदर यू विल हैव 50 people, 100 people, समटाइम्स मोर देन दैट. सो इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. अगर इसमें आप एक बहुत ही भोले इंसान की तरह बहुत ही सिंपल तरीके से काम करोगे, सोचोगे मैंने अपना काम कर दिया, मैनेजर का काम है मेरे काम को नोटिस करना, या क्लाइंट का काम है मुझे एक्नॉलेजमेंट देना, समटाइम्स दे मे डू दैट. ओके, बट देर आर हाई चांसेस कि बहुत सारे केसेस में मैनेजर मे नॉट बी एबल टू लुक एट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनकी टीम ही इतनी बड़ी है, राइट. हो सकता है ठीक है हर टीम में स्ट्रक्चर भी होता है, टीम लीड भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट आपको आपके खुद के लिए बोलना है. यू हैव टू रेज योर ओन वॉइस, यू हैव टू गेन दैट विजिबिलिटी. अगर आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा भी हो रहा है ना कि दूसरे लोग आपका क्रेडिट लेके चले जा रहे हैं. एट टाइम्स लॉट ऑफ पीपल स्टील योर क्रेडिट. सो बीइंग वेरी नाइस और टू जेनरस, मान लीजिए आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई और आप भी वो अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, आपका कलीग भी ले सकता है, एंड इफ़ यू आर टू जेनरस कि भाई तू ले ले, राइट, वंस इन अ वाइल इट्स ओके. बट अगर आप उसी टेंडेंसी से काम कर रहे हो वेर यू आर लेटिंग गो अपॉर्चुनिटीज, वेर यू आर नॉट स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ, where you are not trying to gain visibility for what you deserve. I am not saying किसी और का आप लो, लेकिन इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो बहुत hard lessons सीखने के लिए मिलेंगे. Okay, and then people will just pounce on you. So it's very important to speak for yourself and ask for what you deserve. मैं एक general example देता हूँ. As parents, if you have 2 kids, तो आप किसको दूध पिलाते हो? आप उसको पिलाते हो जो बच्चा रो रहा होता है, राइट. तो वो भी एक है दैट यू हैव टू मेक सम नॉइस टू गेन द अटेंशन और द थिंग्स दैट यू. Got it. Actually, there is also a book with the same name, which is like No More Mr. Nice Guy. So in that particular book, वो nice guy को define करते हैं author. He says a nice guy is that person जो कि अपनी priorities को पीछे रखे. He just say yes is
मतलब बहुत ज़्यादा येस बोलेगा। अगर किसी ने बोला चल पार्टी में चलना है तो लेट्स गो टू द पार्टी, तो इन रियलिटी ही डोंट वांट टू डू दैट, लेकिन उसको लगता है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा या लोग उसे रूड मानेंगे, तो वो क्या करता है, वो उनको बहुत ज़्यादा येस बोलने लग जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। तो इस डेफिनेशन को अगर हम माने तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका क्या लिंक है? लाइक It is, I mean, see, you need to understand when to say yes, when to say no. Sometimes if you are just in the habit of saying yes, 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 आपके पास बहुत काम आ जाएगा. ओके तो बहुत ज़्यादा काम आपकी प्लेट में आ जाएगा, जितना कि आप संभाल नहीं सकते उससे भी ज़्यादा, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू से नो, राइट? तो आपको ये समझना है मुझे यस कब बोलना है, द राइट टाइम, द राइट अपॉर्चुनिटी, द राइट काइंड ऑफ वर्क फॉर विच यू हैव टू से यस, भले ही उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़े, बट उसके रिजल्ट्स, उसका आउटकम बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा. सो उस तरीके से यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अच्छा इसके लिए मुझे हाँ बोलना है, or something which is not going to give you a lot of visibility, something which is not going to be fruitful in the long run, जो आपके लिए burden बन जाएगा, उस तरह के कामों के लिए आपको no बोलना है. This is work related. And as far as social thing is concerned, there will be a lot of pressure, okay, to go to parties, to go to social events, etc., etc. यहाँ पर भी if you are not the kind of a social person, right, जैसे कि आप नहीं हो सकते एडजस्ट लोगों में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओ. ठीक है, फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंस समटाइम्स यू कैन गो, ओके, बट डज नॉट मीन कि आपको हर बार वो सोशल प्रेशर में आके वहाँ जाना ही है. एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर जॉब वेल, एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड विद द राइट पीपल एंड दे नो दैट यू आर डूइंग योर जॉब वेल, देयर इज नो pressure to do it every single time. Once in a while you attend, that's fine. I think the objective or the mindset has to be to find the right balance between yes and no. That's how I think I'll put it. Yeah. तो कई लाइक सम पीपल अगर वो पार्टी वगैरह में नहीं जाते तो दे फील इनसिक्योर कि यार अगर नहीं जाएंगे तो नेटवर्किंग नहीं होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स जो दूसरा बंदा है वो उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी. तो इज दिस लाइक राइट और लाइक इज दिस रॉन्ग? Yeah, this is in today's generation FOMO, right? Fear of missing out. So आप हर बार यही सोचते रहते हो कि मैं नहीं गया तो क्या होगा, somebody else is out there, they may be making good rapport and relationships. तो आपको ये भी बात समझनी है कि it is not just that only going to the party is going to make it or break it. Okay, मतलब आपके ऑफिस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे where you can socialize with people. You can do it on the lunch table. You can do it over chai. You can do it in breaks. You can do it in meetings, before meetings, after meetings. थोड़ा चिट चैट करने का, योर एबिलिटी टू डू दैट स्मॉल टॉक, ओके, टू मेक रैपो, वो वहाँ से भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको पार्टीज़ में या बड़े सोशल गैदरिंग में ही अलग से जाना है आउटसाइड योर वर्किंग आवर्स. वाइल दोज आर गुड प्लेटफॉर्म्स, बट मेरा ये कहना है पहले जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ओके, एटलीस्ट उसको तो यूटिलाइज कर लो. एटलीस्ट गो एंड मिक्स अप विद पीपल ड्यूरिंग लंच टाइम. आप हर बार वही 4 लोग के साथ लंच करते हो, वो तो मैं भी करता था खैर, बट देन in the long run you realize that you will make rapport and goodwill with people only when you interact with different people in different forums. और corporate में बहुत सारे ऐसे forum होते हैं, HR के initiatives होते हैं, okay, where you can participate. It will sound like a additional work, right? आपके काम से अलग it will sound like more work. Let's say कोई blogging contest हो रहा है, okay, या फिर कोई सर्वे हो रहा है where you can go and participate. Sometimes it can be an idea contest. There are so many things which are happening. I'm not saying go into each and every one, but there are places where you can socialize and then take benefit of it in the long run. It is not something which will happen in one fine incident or event, but it is more than anything else. It's a But some people enjoy this also. उनका देखिए, कुछ लोग तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, राइट? सो दे हैव दिस नेचुरल टेंडेंसी टू गो एंड स्पीक टू पीपल. तो एक्सट्रोवर्ट्स के लिए इट इज़ ईजियर, बट इंट्रोवर्ट्स के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ओके, दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टू डू दिस. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, आई कांट नेग्लेक्ट दिस. अगर आप उसको नेग्लेक्ट करते जाओगे तो वो नेग्लेक्ट करते करते इट विल बिकम अ थिंग विच विल स्टार्ट टू वर्क नेगेटिवली फॉर यू. और लाइक कई लोगों का ऐसा होता है कि लाइक व्हेन दे आर डूइंग अ जॉब, काफ़ी 5-6 साल हो गए, तो वो दे फील सो मच कंफर्टेबल कि वो लेजी टाइप हो जाते हैं कि अब यार ठीक है, इसी में हम रहते हैं. तो लाइक व्हाट अबाउट दैट? क्योंकि जो टेक वर्ल्ड है वो तो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है. या आई थिंक इसके ऊपर वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो एज वेल. व्हाट हैपेंस इज every 2-3 years, okay, you need to reinvent yourself, and reinvent is like a very broad term, but what I can say is when you get into a new role, okay,
एक नए रोल में, एक नए स्किल सेट पे जब आप जाते हो, आपको एटलीस्ट 6-7 महीने लगते हैं सीखने के लिए, फिर 6-7 महीने परफॉर्म करने के लिए। तो एक मोटा आप पकड़े तो इट विल बी अराउंड 2 years of time when you would have learned and done well, faced challenges, improved. So 2 years is a good time. 2.5 years is a good time to be in a single role. After that, you need to start to think what next. Either something different or something bigger. Okay, या तो आप horizontally कुछ नया सीख लो या आप vertical movement करो। तो वो ability बहुत कम लोगों में होती है, and that's why only few people are able to grow. जो आप बोल रहे हो कि 4-5 साल अगर आपने एक रोल में बिता लिए, see nobody is going to kick you out. Okay, जल्दी से ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बट ये जनरली प्रॉब्लम होती है 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद, व्हेन यू हैव बिकम सो कंफर्टेबल इन जस्ट बीइंग अ डेवलपर, ओके, कि आप जो काम कर पा रहे हो वो आपसे 5 साल 7 साल जूनियर लोग भी कर पा रहे हैं एट अ वेरी वेरी लेस कॉस्ट, राइट। तो अगर बहुत ही कम कॉस्ट में कोई आपके लेवल का डेवलपमेंट का स्किल लेकर के आ गया मार्केट में, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने ही वाली है। सो आई थिंक today's world in 2024, where AI is all over the place, okay, where there is so much of cost pressure on companies, it is important that you develop a unique skill, and I will put it like this, a unique intersection point or a unique selling point. USP आपका क्या है? It can be tech plus business, okay, or it can be a niche skill. It can be something which is very यूनिक टू यू। तो आनंद का डिफरेंशिएटर क्या है, हेमंत का डिफरेंशिएटर क्या है, वाई आई शुड रिटेन आनंद और हेमंत, दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू कंटिन्यूस लर्निंग। मतलब हर 2-3 साल में कुछ नया तो सीखना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो पीछे से पढ़ने वाली है। कई लोगों का ये भी कहना है कि आईटी इंडस्ट्री में जो लर्निंग कर्व है वो उतनी नहीं रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू स्टार्टअप्स या फिर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। तो लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन इट? नो, आई थिंक इट इज, जैसे कि कोई स्टार्टअप में भी डेवलपर की जरूरत पड़ती है, सर्विस कंपनी में भी डेवलपर की जरूरत पड़ती है। आई एम जस्ट पिकिंग वन एग्जांपल। ओके, लेट्स लुक एट इट लाइक दिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैज सो मेनी रोल्स स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ओके, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए आपको बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, देन यू नीड अ IT एनालिस्ट who can do the design and functional design and stuff, then you need a coder, then you need a tester, and then you need support people. So अगर ये 6-7 फेजेस हम पकड़े, अब वो कहीं पर भी हो रहा हो डेवलपमेंट, वो स्टार्टअप में हो रहा हो वर्सेस सर्विस कंपनी में हो रहा हो या प्रोडक्ट कंपनी में हो रहा हो, है तो वही का। इट इज जस्ट दैट द नेचर ऑफ वर्क और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क और द स्टेक्स विल बी हाई। ओके, सो दैट्स व्हाई if you are a very good developer working in a startup, you will probably get exposed to a lot more complexity, right? Okay, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा टीम होगा, शायद the type of product you are developing is also complex. Versus in a service company, the quality of work may be low or the team may be bigger, तो आपके पास जो काम आएगा वो शायद उतना quality high, उसका complexity high नहीं होगा। But at the end of the day, if you are a tech person, I think what is important is the exposure, right? Okay, and you can switch from a startup to a product company or from a service company to a product company. अगर आप सोचते हो कि ये नहीं हो सकता, तो ये आपके माइंडसेट का प्रॉब्लम है more than anything else. और लोगों को ऐसा लगता है कि why will people start to, let's say, why will startup hire people from TCS? Okay, ऐसा नहीं है कि startup को TCS से दुश्मनी है। TCS तो एक ब्रांड है, उसके अंदर कितने सारे काम होते होंगे, उसके अंदर ऐसा भी काम होता होगा जहाँ पे कि लोग प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आपको वो एक्सपीरियंस है तो स्टार्टअप विल बी हैप्पी टू टेक यू। सो आई थिंक मॉरल ऑफ द स्टोरी इज योर स्किल सेट शुड बी योर फ्रेंड। ओके, इफ योर स्किल सेट इज योर फ्रेंड, देन यू कैन स्विच अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस रोल्स, एंड इट इज़ नॉट ईजी। इतना आसान नहीं जितना आसान उसको मैं बना के बोल रहा हूँ, बट इट इज़ पॉसिबल। Okay, I have a lot of people who come to me for coaching, or otherwise also I've seen a lot of people do that transition. And it is something which starts from your thinking and belief. If you think कि मैं सर्विस कंपनी में काम कर रहा हूँ इतने सालों से, मेरे को इधर ही काम करना है, nobody will take me, तो फिर आपको कोई नहीं लेगा। Okay, once you start to believe, anything is possible. So generally the philosophy is कि जो सर्विस वाला बंदा है, उसने अगर वो प्रोडक्ट में भी काम करे तो he is developing same features again and again. So तो वो 1 साल का एक्सपीरियंस 10 बार ले रहा है, rather than going deep, he is going horizontal. और फिर वो प्री रिटन कोड है, लेट्स से कि पेमेंट गेटवे लगाना है तो ही हैज़ दैट कोड, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, दैट्स व्हाई इज नॉट इम्प्रूविंग। लाइक वो जो लर्निंग कर्व है उतना नहीं है। जनरली दिस इज द फिलॉसफी विच इज इन अ वे करेक्ट। ओके, होता क्या है कि लेट्स से TCS या कोई बड़ी कंपनी का आप एग्जांपल लेते हैं,
what they have is they have huge clients, and for those clients they have, let's say, development centers of 1,000 people, 2,000 people. Okay, तो उस अकाउंट में अगर आप कर रहे हो और आप सालों साल वहीं बिता दे रहे हो, then you have experience of that one customer, that one product, like what you are saying, for so many years. तो अगर आपने TCS में काम करते हुए एक ही अकाउंट में, एक ही प्रोजेक्ट या प्रोग्राम में करते हुए सालों बिता दिए काम करते हुए, then your knowledge becomes very specific to that particular thing. Okay, so unless you are moving across accounts, or unless you are moving across projects where you get exposure to different things, then only it will help you. Okay, जितना आप niche और जितना आप एक ही चीज़ में घुसोगे उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे. बट स्टार्टअप्स में क्या होता है, स्टार्टअप्स में लोग, एक तो डेवलपमेंट साइकिल छोटा होता है, राइट. स्टार्टअप्स वांट थिंग्स टू गेट सूनर so that they can release it to the market, right? So if you're working for a startup, probably 1 or 2 years is the time when you will really do some cream work. तो लोग क्या करते हैं, generally they do that, and after that they go to another startup or another company. Okay, so then over there they face newer challenges, newer quality of work, complexity of work will be higher or different. तो कॉर्पोरेट और स्टार्टअप में यही डिफरेंस है कि आपका जो एक्सपोजर है, ओके, वो काफ़ी अलग होता है. और मेरे ख्याल से ऐसे भी लोग हैं जो TCS या बड़ी कंपनी में काम करते हुए भी उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, डाइवर्स एक्सपीरियंस गेन किया है, एंड दे हैव बीन एबल टू मूव टू प्रोडक्ट और स्टार्टअप्स एंड वाइस वर्सा. कि 2 people आर देयर, लाइक 40 years या उससे ज़्यादा एज है, एक सर्विस कंपनी में ही लगा हुआ है और दूसरा फिर भी प्रोडक्ट कंपनी में है, तो उनका लर्निंग कर्व कैसे डिफरेंस होगा और वो क्या उनको करना पड़ेगा ताकि वो रेलिवेंट रहे इंडस्ट्री में? The point of decision making, I think the point of decision making is when you are at least having some 7 to 8 years of experience. Okay, जब आप कुछ भी काम करते हुए आपको 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपको पता चल जाता है मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है. एवरीबडी नोज दैट. इंटरनली आपको पता है मेरे को 7-8 साल काम करते हुए हो गए, मुझे क्या जमता है, वॉट इज दैट आई एम रियली गुड एट. ओके, सो आई थिंक द लर्निंग पाथ irrespective of the industry is based on what is your inner calling. Okay, I will give you my example. When I had 7-8 years of experience, I had a mix of development, mix of support and analysis kind of, और testing भी थोड़ा. तो by chance, by hook or by crook, मेरे को सब थोड़ा थोड़ा आता था. But then I knew internally that I will not be a good developer or a good technical person. If I go into that kind of role, I will be competing with people जो कि मेरे से बहुत अच्छे होंगे. Okay, so I consciously decided that I will not go into those kind of roles. Then I slowly started to move into roles which were more into coordination, analysis and stuff like that. And मुझे फिर on-site का भी opportunity मिल गया, so I went to US, and from there I just kept on doing things which were aligned. So for example, I moved into team leading, okay, then project management, program management and all of that. तो मुझे लगता है generally for anybody, it is a point where you will have to be honest with yourself. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं हम टेक्निकल में जाएं या मैनेजमेंट में जाएं. मेरा काउंटर क्वेश्चन होता है क्या आप दोनों में ही अच्छे हो? आर यू सो गुड इन बोथ दैट यू आर मेकिंग अ चॉइस कि मैं इसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ? फॉर मोस्ट पीपल इट इज़ वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि दे हैव वन लाइकिंग ओवर द अदर या स्ट्रेंथ. तो अगर आपका टेक्निकल स्ट्रेंथ है तो आप उस पर बिल्ड करो, अगर आपका टेक्निकल है तो आप उसमें बिल्ड करो, अगर आपका मैनेजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है या बिजनेस एनालिस्ट है तो फिर आप प्रोडक्ट ओनर या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी जा सकते हो. अगर आप मैनेजमेंट में जाना है तो आप टीम लीड, प्रोग्राम मैनेजमेंट में जा सकते हो. इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट जेनरिकली ट्रू. द आंसर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. गॉट इट. सम पीपल वी हैव सीन कि वो क्या करते हैं कि जॉब पाने के लिए अगर उनका गैप भी है या फिर व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे गेट फेक एक्सपीरियंसेस एंड लाइक इट्स वेरी कॉमन इन द इंडस्ट्री. तो इसमें लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन इट? I think over the years, industry has changed a lot in this particular aspect. आज से 15-20 साल पहले फेक एक्सपीरियंस लगा के बहुत चल जाता था. Okay, people used to squeeze in क्योंकि उतना सिस्टम या प्रोसेस नहीं थे टू आइडेंटिफाई कि बैकग्राउंड चेक में वो पकड़ा जाए या नहीं. सो आई थिंक 15-20 years ago this used to be a play which a lot of people got through. Okay, तो आज की तारीख में मुझे लगता है फेक एक्सपीरियंस के साथ जाना और ये सोचना कि बैकग्राउंड चेक में मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ रियली once in a million kind of a chance.
Okay, so a lot of people will get caught in the background check because background check काफ़ी rigorous होता है. उसके लिए agencies हैं. There are a lot of agencies out there जिनका काम ही है background check करना, right? So you will get caught. अगर आप उस प्रोसेस में नहीं पकड़े गए तो आपको ये भी सोचना है कि आप फेक एक्सपीरियंस लेके अंदर जा रहे हो, तो अंदर काम तो आपको करना है ना. इंटरव्यू भी आपने क्लियर कर लिया झूठ बोल के, बट एट द एंड ऑफ द डे यू टू डू वर्क. वो कैसे करोगे? सो यू विल हैव टू परफॉर्म, राइट? अगर आप कुछ बोल के आए हो मेरे को 5 साल का जावा का एक्सपीरियंस है और आप डे 1 पे कैसे 5 साल जैसे बिहेव कर पाओगे क्या? विल यू बी एबल टू परफॉर्म? तो कहीं ना नहीं तो गड़बड़ होने वाली है, राइट? तो आई थिंक पहले ये बहुत सारा लोगों ने किया, दे ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे गॉट थ्रू इट, स्पेशली इन कंपनीज वेयर देयर इज मास रिक्रूटमेंट हैपनिंग, राइट? अगर 100-200 लोग एक साथ भर्ती हो रहे हैं तो उसमें एक आधा केस ऐसा निकल जाता है. बट अगर एक ही बंदे की हायरिंग हो रही है या कुछ ही लोगों की हायरिंग हो रही है और आप ही को काम करना है तो कैसे होगा? या इट्स आई हैव ऑल्सो सीन कि कई लोग क्या करते हैं कि जो अपना सैलरी है लास्ट वाला वो इंक्रीज कर देते हैं. दे गो एंड एडिट दैट थिंग. सो व्हाट अबाउट दैट? सो दैट ऑल्सो गेट चेक्ड. या आई थिंक सो. व्हाट हैपेंस इज जैसे ही आपने एक्सपीरियंस लेटर या आपने रिज्यूमे में जो लिख के दिया, सो दे स्टार्ट टू गो टू ईच एंड एवरी कंपनी, एटलीस्ट पास 2-3 कंपनीज को तो वो जाके चेक करते हैं, उनके HR को मेल डालते हैं या फोन कॉल करके दे कंफर्म दैट दिस पर्सन वाज वर्किंग विथ यू फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, यस और नो, राइट? एंड दे विल आस्क यू फॉर सैलरी स्लिप. सो दे विल ऑल्सो कंफर्म विथ योर पास्ट एम्प्लॉयर इन टर्म्स ऑफ कि आपकी सैलरी कितनी थी. ओके, दे मे डू दैट. तो आजकल वो एक कुछ नया चीज़ आ गया, आई एम नॉट वेरी कन्वर्सेंट विद दैट, बट वो कुछ बैकग्राउंड चेक में वो प्रोविडेंट फंड रिलेटेड चेक पे होता है, वेयर दे गो एंड चेक कि आपका कितनी जगह से PF जा रहा है. तो लोग 2-3 जगह पे एक साथ जॉब जो कर रहे थे ये कोविड के टाइम पे, वर्क फ्रॉम होम में लोगों ने बहुत किया ये. सो दे आर गेटिंग कॉट नाउ बिकॉज इफ योर PF इज गेटिंग डिडक्टेड फ्रॉम 2-3 डिफरेंट कंपनीज, इट्स अ नो ब्रेनर. ओके, तो वो भी है. देन देर इज क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक. Okay, then they may also ask you for a reference. Can you give me reference of your past boss or past client? Then they may check with them as well. So there are variety of checks that agencies try to do. इसमें से एक आधा कोई बंदा ऐसा होता है जो निकल जाता है, ठीक है, that okay this person will probably not get caught. But we can't take that as an example कि मेरे दोस्त का हो गया तो मैं भी करूँ. So it's foolish to use all these tactics in today's world with so much of tech available to validate. Okay, आपके LinkedIn में जाके लोग validate कर लेंगे आपने क्या लिखा है वहाँ पे. So I think it's something which we should try to avoid at all cost. कई यंगस्टर्स में मैं ये भी चीज़ देख रहा था कि उनका आजकल कॉन्वर्सेशन ऐसी हो रही होती है कि लाइक डोंट वर्क हार्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा और काम आपको दिया जाएगा. देन योर पर्सनल लाइफ विल गेट मिस्ड. So like what about that? ये तो मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो ज़्यादा काम करता है उसी को ज़्यादा काम मिलता है. और वो इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉस को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये कर पाएगा, राइट? तो फिर वो आपको और देता है. एंड दैट इज़ आई थिंक जनरिकली ट्रू फॉर मेनी ईयर्स नाउ. जो आलसी है, जो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसको क्यों काम दोगे? मतलब अगर आप मैनेजर बन गए तो आप किसको काम दोगे? आप उसी के ऊपर लगाओगे ना बेट जो अच्छा काम कर रहा है. सो जो अच्छा काम करता है उसी को ज़्यादा काम मिलता है, और जिसको ज़्यादा काम मिलता है और जो अच्छे से करता है, जिसे काम जमता है, जो अच्छा काम करता है और जो ज़्यादा काम करता है और जो अच्छे से करता है, उसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है. ये भी एक है ना. सो वंस यू स्टार्ट टू परफॉर्म you will get more work. When you get more work, you will get more opportunities. When you get more opportunities, you again perform, you will get more opportunities. And opportunity का मतलब is growth, right? तो अगर आप young हो और आपको ये एक problem लग रही है, you can look at it in two ways. You can look at it as an opportunity, you can look at it as a problem. कि अरे यार मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरे को और काम मिलेगा, तो मैं ना आराम से काम करता हूँ, मैं एवरेज काम करता हूँ, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो फिर जो कर रहा है वो आगे जाएगा. So at some point in time you will start to see that as a problem कि अरे यार मेरे में तो बहुत काबिलियत है बट मेरे से आगे ये लोग जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? They have raised their hand. So I think it's a mindset issue again. Okay, if you are wanting to be in a comfort zone कि मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, I have a lot of money in my bank already, I don't need to do a lot of work, it's your call. But otherwise that's the way to go. That's how it happens. And आई थिंक इसमें एक और एंगल जो है वो स्मार्ट वर्क और वर्सेस हार्ड वर्क का लोग लगा देते हैं कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए. आई थिंक वो एक मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे आप
डिफाइन करोगे कि क्या स्मार्ट वर्क है और क्या हार्ड वर्क है. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गेट द वर्क डन. अगर उसको करने के लिए आपके पास कोई स्मार्ट टेक्निक है, which is, let's say you are using some automation, okay, or you are delegating it to somebody. If you have a better way to do it, then it's fine, but at the end of the day you will have to do the work, okay, और वो उतनी ही क्वालिटी के साथ होना चाहिए. तो I don't think कि कोई शॉर्टकट है. Okay, it can be a smarter way of doing using tech or something, but काम तो करना पड़ेगा बॉस, उसके बिना तो नहीं होगा. राइट, लाइक इन माय ओपिनियन जो स्मार्ट वर्क है, लाइक मुझे लगता है इट इज़ मोर अबाउट प्रायोरिटी. कि अगर आपको 10 चीज़ें हैं तो यू सी कि कौन से ऊपर के 2 या 3 काम करके जो आउटपुट है वो ज़्यादा आ रहा है. तो इफ़ यू नो माइट बी कि आपको एक विजन पता है कि कौन कौन सी चीज़ करने पे आपकी प्रमोशन होगी, व्हाट इज़ द वेटेज. तो द स्मार्ट वर्क वुड बी कि अच्छा ये 4 मैं करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा आ जाएगा. सो लाइक स्मार्ट वर्क बॉइल्स डाउन टू दैट थिंग ओनली. या Pareto principle ना, हाँ, आपके Pareto, बोल रहे हो. It's exactly. like 80-20. 20% of your effort will give you the 80% results. Exactly. Yeah, So the smart work is to identify that 20%. correct. लाइक इंडस्ट्री में ये भी देखा है कि कई लोग ना पहले ही क्विट कर देते हैं जॉब. दे डोंट इवन हैव द सेकंड जॉब इन हैंड. सो लाइक व्हाट यू से? नो वो तो नहीं करना चाहिए. आई थिंक ठीक है, मतलब आज की तारीख में एक बहुत इस चीज़ का भी काफ़ी बिलीफ है लोगों में दैट आई शुड टेक अ ब्रेक. ओके, दैट मुझे ब्रेक लेना चाहिए 6 महीने के लिए, आई शुड नॉट वर्क. ओके, और 3 मंथ्स के लिए आई विल गो ऑन अ वेकेशन. ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन. आप जब ये कर रहे हो आपको पता होना चाहिए इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है. ठीक है, यू शुड एटलीस्ट नो आपका स्ट्रेंथ क्या है एंड व्हेन यू कम बैक व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ओके, lot of women take break because of maternity leave. You can ask them what kind of challenges they face when they come back. ये मार्केट में बहुत बात चलती है डाइवर्सिटी और इंक्लूजन एंड ऑल ऑफ दैट, बट लॉट ऑफ वुमेन फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हेन दे कम बैक. इट्स अ हार्ड ट्रूथ. तो अगर आप ब्रेक ले रहे हो नोइंगली, यू शुड नो द मेरिट्स ऑन विच यू विल कम बैक एंड पीपल विल हायर यू. ओके, इट इज़ नॉट जस्ट कि उसने ली तो मैं भी ले लूँ और मुझे भी मिल जाएगी. इट डजंट वर्क दैट वे. सेकेंड इज, अगर आप पैनिक में आके आपकी नौकरी छोड़ रहे हो कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, बहुत वर्क प्रेशर है, आपको बोला जा रहा है दिल्ली चले जाओ, आप नहीं जाना चाहते, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस दैट बिकॉज ऑफ विच यू विल क्विट बिफोर यू हैव अ ऑफर इन हैंड. ओके, दैट्स अ प्रॉब्लम. You need to negotiate, you need to find out ways and means of staying in your job and finding another job in parallel. क्योंकि अगर आपके हाथ में एक जॉब है और आप दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हो, it is a very different scenario versus you quit and then you search. Lot of people quit and then they search, और मेरे पास फिर वो आते हैं और फिर वो बहुत प्रेशर में होते हैं. ओके, क्योंकि नहीं मिल रही होती है. You don't even get calls यार. You don't even get calls. आप सोचो कि मैं रिज्यूमे में डाल दूंगा लिंक्डइन में, नौकरी में मेरे को बड़ा बड़ा कॉल आने शुरू हो जाएंगे. नहीं होगा. ओके, इट विल टेक टाइम. सो इट इज़ ऑलवेज वाइज टू कीप वन थिंग इन योर हैंड एंड देन स्टार्ट टू सर्च. एक्सक्यूज लोगों का ये होता है मेरे पास टाइम ही नहीं है. ओके, मेरे को 13 घंटे काम करना पड़ा, आई डोंट हैव टाइम टू सर्च अ जॉब. आई थिंक इट्स अगेन अ इश्यू ऑफ प्रायोरिटी जो आपने बोला. इफ यू कैन प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, यू विल फाइंड टाइम ऑन वीकेंड ना. अगर इतनी बड़ी परेशानी है तो आप वीकेंड में टाइम निकाल करके यू विल डू समथिंग एंड यू विल फाइंड अ जॉब. करोगे. सो जनरली इट्स नॉट वाइज टू लीव विदाउट यू हैव समथिंग इन योर हैंड. गॉट इट. लाइक फिर अगर किसी को स्विच करना है तो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्विच? किस मोमेंट पर उसे करना चाहिए? लाइक व्हाट आर द कंडीशंस अकॉर्डिंग टू यू कि अब मुझे लगता है कि अच्छा मुझे दूसरी जॉब चाहिए? Again, the answer will be different for different people, but I think it is like this. You should know your why you want to quit, right? हर किसी का why अलग अलग होगा. मेरा why can be that my salary is not good. Your why can be that you are not getting along with your boss. Somebody else's why can be that they are doing the same type of work और कुछ change नहीं मिल रहा है या growth नहीं मिल रहा है. तो हर किसी का reason अलग है. वो trigger क्या है वो important है. And then just before you make that decision, please go with proper planning, right? मतलब आपको देखना है, research करना है मार्केट में, you have to speak to people, look at the trend in the market. जैसे कि 2021 में the market was like upbeat, okay? क्या था वो? War of talent, something of that sort, right? बहुत लोग hire कर रहे थे, people were giving bikes and holidays and what not, right? To hire people. तो वो सब चल रहा था. हाँ, तो अभी तो दूसरा सीन चल रहा है. अभी पीपल आर वेरी स्कैर्ड. ओके, मार्केट में जॉब्स नहीं है. समटाइम्स देयर कैन बी 100 जॉब्स, समटाइम्स देयर कैन बी 20 जॉब्स फॉर योर स्किल सेट. तो आपको थोड़ा वो भी मॉनिटर करना है कि हाँ, इज दिस द राइट टाइम? ओके,
And then there can be few more few more specifics like आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ पर आपकी पोजीशनिंग क्या है, आर यू वेटिंग फॉर प्रमोशन, आर यू वेटिंग फॉर दैट cycle to get over so that you don't lose your variable pay, okay, and all of that. So those are like very specific things for an individual, but I think it's always wise, irrespective of anything, it is always wise to go into the market every few months. पहले मैं इसको every few years बोलता था, but थोड़ा चेंज कर दिया मैंने. At least 9 to 12 months में you should go to the market. What does that mean? मतलब आपको मार्केट में जाके एटलीस्ट अपना रिज्यूमे फ्लोट करके इंटरव्यूज देना है, भले ही आप जॉब मत छोड़ो, बट आपको पता चलता रहेगा मार्केट में क्या चल रहा है, आपको कितने कॉल्स आ रहे हैं, आप कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं. दैट विल कीप यू रेडी मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड देन यू कैन क्विट व्हेनेवर यू वांट टू. हाँ, एक्चुअली इट इज़ अ वेरी गुड फिलॉसफी. तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप वाली Yeah. थियरी आ गई है कि गो एंड टेस्ट द मार्केट. सो एग्जैक्टली. सो okay, so like how a person can grow in IT industry, अगर उसको like his sole purpose is to get more salary, तो वो grow कैसे करे? Growth in terms of finances and या फिर might be both finance as well as वो free time भी हो. आई थिंक दोनों चीज़ें साथ में होना तो इज क्वाइट अ टास्क. आई थिंक इट इज़ लाइक दिस फंडा, फॉलो द मनी ट्रेल. Okay, you need to follow the money trail. So what does that mean? That means that there will be few roles जिसके लिए companies are ready to shell out a lot of money. Okay, for example, today it can be a product manager role. Okay, product management में people are giving a lot of good salary. Okay, good in the sense a lot better than what usually other people will get. तो आपको ये भी देखना है, अगर आप finances के पीछे या if money is your priority, then you need to look for the niche skills. Niche skills are those skills which are rare. मतलब ज़्यादा supply नहीं है, demand ज़्यादा है. तो supply कम है, demand ज़्यादा है, which means people will be ready to pay more. अगर आपका versus vanilla skill set है, which is like every other person knows that. जैसे पहले C++ से शुरुआत होती थी, जावा सबको आने लगा, आजकल पाइथन सबको आता है, बट फिर भी पाइथन की डिमांड काफ़ी है. बट आई थिंक सप्लाई भी देखना है आपको, ठीक है. इफ़ यू आर इनटू अ टूल और टेक्नोलॉजी जो कि बहुत कम लोग जानते हैं और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, देन ऑफ कोर्स यू विल गेट मनी. ओके, दैट्स वन. सेकेंड इज जो मैंने पहले बोला, अगर आपके पास दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इफ़ यू आर 2 in 1, ओके, विच मीन्स एक बहुत ही अच्छा यूएसपी आपके पास है टेक प्लस डोमेन का, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू. ओके, सो वो उस तरीके का एक यूएसपी आइडेंटिफाई करना इट्स नॉट ईजी, बट over the years you can definitely develop that for example, I am an expert in banking, plus I know some tech very well, so fintech will probably be my area where I'll go and people will say, oh, इसको banking का knowledge भी आता है अच्छे से, इसको subject matter समझता है, इसको tech भी आता है, इसको उठा लो. Something of that sort. It's just an example. It is a good example. Actually मतलब इनकी जो अगर इसको वेन डायग्राम के टर्म्स में समझे तो जहाँ पर ये इंटरसेक्शन होगा, और इनोवेशंस भी ज़्यादातर वही होती है जब आपको लाइक डाइवर्स नॉलेज है, ये भी पता है, ये भी पता है, एंड देन लाइक मनी भी वहीं पे ही है. लाइक व्हाट इज द टिपिकल सैलरी इन इंडिया ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? बहुत ही वेरी करता है. आई मीन इट वेरीज अ लॉट. सो I think if you look at the service companies, they have not changed much. Okay, so service companies give you a start of, let's say, 4 lakhs, 5 lakhs maybe. But then when you start to switch, okay, so there are people whom I know who started with 4-5 lakhs और वो 2-3 साल में ही उन्होंने 2-3 स्विच मारे, बट उस टाइम पे मार्केट भी बहुत अपबीट था, राइट. सो दे डायरेक्टली वेंट फ्रॉम 5 lakhs to let's say 15 lakhs or 17 lakhs. तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया और सैलरी हो गई 16-17 lakhs. ओके, वैसे भी लोग हैं, एंड दे आर नॉट पास्ड आउट फ्रॉम NIT और IIT, उस तरह के नहीं है, नॉर्मल कॉलेज से निकले हुए लोग हैं. ओके, बट उस टाइम पे वेव था, वो वेव पे उन्होंने राइड किया. ओके, तो वो हो गया. बट देन इफ़ यू गो टू टॉप कॉलेजेस, मतलब अगर आप टॉप में हो IIT NIT वगैरह में, तो वहाँ से तो आपको एक अलग ही तरह का स्टार्ट मिल सकता है, विच कैन बी एनीथिंग बियॉन्ड 15-20 lakhs ऑल्सो. So the other day I was talking to Pawan, who is from a management consulting background. So he told me management consulting के लिए तो लोग 30-40 लाख का भी start दे देते हैं. But that's not software, right? That's management consulting. But I think in software, you can expect anywhere
in a service world, you can, expect around 5-6 lakhs ka start, and then 2-3 years where you can just make it 2 times or 3 times. Again, it depends on how good you are. Okay, आपका क्या स्किल सेट है और आपको सच में वो टाइम पे वैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है क्या. इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द टाइम्स. ओके, बट देन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि एक कैप आएगा बियॉन्ड विच, अ सीलिंग आएगा बियॉन्ड विच यू विल नॉट बी एबल टू गो. क्योंकि आपको कंपनी पैसा क्यों दे रही है, आपको ये भी सोचना है ना. सर्विस कंपनी इज पेइंग यू बिकॉज दे आर गेटिंग बिलिंग फ्रॉम द कस्टमर. ओके, जब तक कि वो आपको जो दे रहे हैं और कस्टमर उनको जो दे रहा है उसके बीच में एक मार्जिन बना पा रहे हैं उनके बिजनेस के लिए, दे विल बी एबल टू गिव यू. बट जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ता गया, अगर कस्टमर जितना देता है और आपको जितना कंपनी दे रही है उसके बीच में कुछ मार्जिन ही नहीं रहा, तो कंपनी कहाँ से देगी. हाँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. बट प्रोडक्ट कंपनी में थिंग्स वर्क डिफरेंटली बिकॉज प्रोडक्ट कंपनीज मेक रेवेन्यू ऑल्सो डिफरेंटली ना. वो एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बेच करके वो रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो उनका टाइमिंग, उनका वे ऑफ मेकिंग मनी एंड देयर एपेटाइट टू पे देयर एम्प्लॉइज इज डिफरेंट देन सर्विस. सो दैट्स वाई सर्विस में काम कर रहे हो तो आपको तनख्वाह सर्विस वाला मिलेगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट वाला मिलेगा. बट आई थिंक हर रोल का एक सीलिंग होता है, वो सीलिंग के बियॉन्ड आप नहीं जा पाओगे. देन यू हैव टू प्रॉब्ली शिफ्ट हॉरिजॉन्टली और मे बी डू थिंग्स और ग्रो वर्टिकली, मतलब मिडिल मैनेजमेंट से सीनियर मैनेजमेंट, लीडरशिप रोल्स, और शिफ्ट इनटू समथिंग हॉरिजॉन्टली. सो आई थिंक दोज आर सम ऑफ द वेज ऑफ टू. जो इन लोगों को सैलरी मिल रही थी जिन्होंने स्विच किया था एट द टाइम कि वो एक बूम था, तो अभी लाइक दे हैव टू टेक द हिट दोज गाइज, और लाइक दे आर स्टेबल एट दैट पर्टिकुलर सैलरी. सम पीपल आर लाइक टेकिंग 60-70 lakhs एट दैट टाइम एंड सो आई थिंक होता ये है, आपको एक ये भी देखना है कि कंपनीज के अंदर देर आर प्रोसेसेस. ओके, स्पेशली बिग कंपनीज ऑफ प्रोसेसेस ऑफ पे पैरिटी, विच मीन्स दैट अगर उन्होंने किसी को हायर कर लिया है जो बहुत ही ज़्यादा सैलरी पे हायर कर लिया है क्योंकि ज़रूरत थी, ओके, बट उनको ये भी देखना है कि मेरे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, ओके, वो डिससेटिस्फाई ना हो जाए. क्योंकि सूनर और लेटर एवरीबडी गेट्स टू नो कि अरे इसको बहुत ज़्यादा पे लिया है, तो हम के पागल है जो यहाँ बैठे हैं इतने सालों से, राइट. सो पे पैरिटी इज़ वन थिंग. सो सूनर और लेटर दे विल ब्रिंग यू इनटू दैट पैरिटी. ओके, तो हो सकता है वो आपको अपफ्रंट बोल दें 1-2 साल बाद कि भाई we can't give you appraisals beyond this point. Okay, some companies can be very truthful and they'll tell you you are already on the higher side, we can't give you any appraisal like this year. So that will bring you to the parity, right, in comparison to other people. So I think a lot of people just think it's a thing that आप हर बार चेंज करते रहोगे, आपको हर बार 25% 20% हाइक मिलता ही जाएगा. there is no end to it. वैसा नहीं होता है. So there are people who have a job to do known as HR, so they will bring you back to normal at some point in time. अगर आप exceptional हो, if you are exceptionally good, then yes, you will get exceptional salary. But otherwise, you will come back to a bracket. You will probably be on the higher side of the bracket, but that will happen sooner or later. अगेन लाइक वही एक फायर वाला क्वेश्चन है हमेशा जो बहुत लोगों के दिल में रहता है कि if we are not getting promoted because of the politics, it is not us, it is them, and that thing कि दूसरों के ऊपर ही point करना fingers, like what do you think? I think ये एक ऐसा टर्म है ना जो बहुत ही vaguely use होता है. Okay, politics is used vaguely. Let's understand this. You may be working with somebody who is your boss and that person is very unreasonable. अनरीजनेबल मतलब क्या कि आपको ऐसे ऐसे काम मिलते हैं जो कि हो ही नहीं सकते लाइफ में पॉसिबल. ओके, बहुत ही ज़्यादा टास्क मिल रहे हैं, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. सो इट्स अनरीजनेबल. इसमें पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है. दिस इज अनरीजनेबल पर्सन. अगर आप उस बंदे के साथ काम कर रहे हो जो बहुत ही अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ आपको हमेशा ट्रीट कर रहा है, देयर इज नो पॉलिटिक्स हियर. इट्स जस्ट दैट पर्सन इज नॉट राइट. वर्सेस इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल एंड योर कलीग इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल, तो अभी पोजीशन एक ही है ऊपर जाने के लिए और 2 बंदे उसके लिए compete कर रहे हैं और आपको नहीं मिला और किसी और को मिल गया, आपके कलीग को मिल गया, राइट. देन यू मे से कि अच्छा दिस गाय इज गुड एट पॉलिटिक्स एंड दैट्स व्हाई ही गॉट प्रमोटेड व्हाइल आई एम नॉट डूइंग पॉलिटिक्स. बट आपको ये भी देखना है कि सच में वो पॉलिटिक्स है क्या. एंड आई थिंक कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि अगर आपसे इन्फॉर्मेशन हाइड की जा रही है, okay, if somebody is hiding information from you on purpose, if somebody is not involving you into certain discussions on purpose, so
So there are scenarios where politics may be happening. For example, if somebody is hiding information from you on purpose, okay, which means that information was supposed to come to you, it is not coming to you. या फिर आपको उन discussions में, उन meetings में involve नहीं किया जा रहा है where you are supposed to get involved. Or if your boss is giving priority or opportunities to somebody else which should have come to you. So ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हाँ politics is happening, उसको preferential treatment मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है. But उसका आपको वैसे reason भी देखना है why. Okay? There has to be a why behind that. If it is just because your boss likes that person, yes, you can say कि professional, you can say कि उसको ज़्यादा preference मिला, मुझे नहीं मिला, मेरे साथ politics हो गया. But अगर वो why is based on certain capability, मतलब उस बंदे में ज़्यादा ability है to speak and speak well versus you, then that can be a criteria for him getting more opportunities than you. I'm just giving one example. So I think the root cause of this entire thing and how you can circumvent or avoid is to be informed. Okay, information is the key. अगर आप informed हो, अगर आप connected हो right लोगों से, then you will get right information from the right people at the right time. अगर आपके पास ये है चीज़ें, then people will not be able to take you for a ride. Okay, and you will have to tell, जैसे आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पे आपको लगा कि आपको स्किप किया गया है, आपको लूप में रखना था नहीं रखा, आपको मीटिंग्स में बुलाना था नहीं बुलाया, then you need to raise your voice in a polite way and tell कि boss, you missed me on this particular call or I am not looped on this email, stuff like that. छोटे incidents होते हैं, but as soon as you come in the loop again, people will not be able to hide information or just keep you out of the thing. Okay, so I think these are small things which people should do. It is about being aware of what is happening around you, and you can avoid a lot of things if you are connected to a lot of people. Okay, और उसमें एक दो चीज़ें और हैं, जैसे आप one on one कितना लोगों के साथ relationship build कर सकते हो. Okay, your ability to ask curious questions, extract information and all of that. I think that helps a lot. Okay, Anant, any last thoughts you have? I think a lot of people who are listening to this also need to understand that whatever we have spoken is also scenario-based, case-to-case basis, right? So all of these things may not be applicable to you. Right. Okay, but some of things will be definitely applicable to you today, or some of these things will be applicable to you after a few days. Right. Okay. So you need to also be wise and cognizant of the fact कि हाँ सारी चीजें मेरे साथ शायद अभी नहीं हो रही है, but शायद future में हो. Okay, and you need to also observe a pattern. Okay, you can't just take decisions based on one or two bad incidents. आपको थोड़ा pattern देखना है. अगर आपको लग रहा है कि एक pattern है और यहाँ पे problem है, then you need to take actions. Okay, so that's the last thought I have. मतलब बहुत ज़्यादा introspection करो और objectively see कि यार what is happening. ये नहीं कि हमेशा अपने को आप positive ही मान रहे हो कि मैं तो बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ. Like see it कि दूसरे की capability कि आपने actual में ज़्यादा हो. Correct, absolutely. Got it. Okay, Anand, thank you so much. Thank you for having me. It was great to be here. Thank you so much. I hope इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा. और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लाते रहते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. जय हिंद.